कहते हैं जो लोग अपने बच्चे का हाथ पकड़कर चलना नहीं सिखाते उनके बच्चे कभी चलना नहीं सीख पाते, लेकिन जो लोग अपने बच्चे का हाथ छोड़ते ही नहीं उनके बच्चे कभी दौड़ना नहीं सीख पाते। तो कोई भी पिक्चर या वेब सीरीज एक सौर मंडल की तरह होती है। इसमें हर ग्रह की अपनी खूबियां होती है और सौर मंडल को ठीक तरह से चलाने के लिए सबका अच्छे से काम करना जरूरी होता है। और ये वेब सीरीज भी कुछ ऐसी है जिसका नाम है मामला लीगल है और आज हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की कहानी शुरू होती है पड़पड़गंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जहां अंदर से ज्यादा वकील तो आपको बाहर मिल जाएंगे। इसी बीच कोर्ट रूम से आवाज आती है ऑर्डर ऑर्डर। इसे पिक्चरों में हमने खूब सुना है, लेकिन इसके बाद जो दिखाई देता है वो पहले नहीं देखा था। मेरा मतलब कटघरा नहीं आरोपी, अरे मतलब दोनों नहीं देखे। लेकिन अब तक आरोपी को कटघरे के पास जाते देखते थे। पहली बार उल्टा हुआ जहां कटघरा खुद चल कर आरोपी के पास आता है, क्योंकि वो हाल ही में बनकर आया है। तो एडवोकेट पीपी अपना केस शुरू करते हैं, जहां पर कि उनके क्लाइंट बताते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। वो बताता है कि मुझे इन 5 लोगों ने मिलकर लूटा है। रात के समय में जब इन लोगों ने मुझे अकेला पाया तो इन्होंने मुझे लूटा। सभी को ऐसा लग रहा था कि अब उन 5 की बेल नहीं हो पाएगी, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है बीडी त्यागी की, जो कि शहर के बहुत बड़े वकील हैं, जो कि अपनी केस को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी जुगाड़ लगा सकते हैं। वो यहाँ पर उस आदमी से पूछते हैं कि क्या सचमुच इन 5 लोगों ने तुम्हें लूटा? तो वो लड़का बताता है कि हाँ, इन 5 लोगों ने ही। 2 आदमियों ने मेरे हाथ पैर पकड़े थे और 2 आदमियों ने मेरा पर्स और बेल्ट निकाला। तो फिर 5वां आदमी क्या कर रहा था? वो मूत रहा था और फिर उसने मुझे आकर थप्पड़ मारे, वो भी बिना हाथ धोए। तो केस तो एकदम सीधा है। बीडी त्यागी के जो क्लाइंट है अब वो 390 धारा के तहत लुटेरे के चार्ज में अंदर जाने वाले हैं। तभी यहाँ पर बीडी त्यागी कहते हैं कि पुलिस से एक बहुत बड़ी गलती हुई है और उन्होंने गलत धारा लगा दी है, क्योंकि 5 लोग मिलकर जब कोई लूट करते हैं तो उसे लूट नहीं बल्कि डकैती कहते हैं और डकैती के लिए 391 धारा लगती है। तो 390 धारा तो इन पर लग ही नहीं सकती। तो पुलिस से बहुत बड़ी गलती हुई थी, इसलिए जज साहब यहाँ पर उन्हें 5 को बेल दे देते हैं। तो इस तरह से हमें मालूम चलता है कि दरअसल में बीडी त्यागी जो है वो एक बहुत बड़े जुगाड़ू वकील हैं। अब आगे हम देखते हैं बहुत सारे वकीलों को जो कि कोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं, जिनके पास अपने खुद का चैम्बर नहीं होता है, इसलिए वो नोटरी और सर्टिफिकेट बनाते रहते हैं। तभी सारे वकील देखते हैं कि उनके गेट के अंदर एक बहुत ही महंगी कार एंटर हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक बहुत बड़ा क्लाइंट होगा जिससे वो लोग बहुत सारे पैसे ऐंठ लेंगे, लेकिन दरअसल में वो किसी क्लाइंट की कार नहीं थी। वो तो दरअसल में अनन्या श्रॉफ की कार है, जो कि हार्वर्ड से LLB की पढ़ाई पूरी कर आई है। वो यहाँ से सीधा कोर्ट मैनेजर मतलब कि विश्वास पांडे के पास पहुँचती है। तो अनन्या यहाँ पर विश्वास के पास आती है और उससे हेल्प मांगती है। दरअसल में अनन्या को अपना खुद का चैम्बर चाहिए था, लेकिन उसके लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बीडी त्यागी ही चैम्बर को अलॉट भी करवाते हैं। तो अनन्या यहाँ पर बताती है कि वो गरीब हो जो कि पैसे नहीं दे सकते हैं, उनके लिए केस लड़ना चाहती है। तो यहाँ पर विश्वास कहता है जब तक आपको चैम्बर नहीं मिल जाता है तब तक आप बाहर रहकर केस लड़िए, जहाँ पर आपको आसानी से केस मिल भी जाएंगे, जिसके लिए अनन्या भी मान जाती है। उसे ये बहुत आसान लग रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब आगे हम देखते हैं सुजाता को, जो कि एक वकील तो है लेकिन वो खुद कभी केस नहीं लड़ती है। वो बस क्लाइंट को लाने का काम करती है और किसी अच्छे वकील को दे देती है और उनसे कमीशन चार्ज करती है। तो हाल ही में भी सुजाता के पास एक केस आया है और वो केस ये है कि पति अपनी पत्नी से तलाक चाहता है, वो इसलिए क्योंकि पत्नी सुहागरात के दिन शर्माई नहीं थी। ये देखकर सुजाता कहती है कि तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, मैं तुम्हारा तलाक जरूर करवा दूंगी। और इतना बोलने के बाद सुजाता उस क्लाइंट को एडवोकेट बगई के पास ले जाती है और उससे कहती है कि एक यही है जो कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि बीडी त्यागी जो है वो बहुत बड़े वकील हैं, पर अब उन्हें दिल्ली बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन इलेक्शन के लिए उन्हें किसी बड़े आदमी का रेफरेंस चाहिए होगा और वो है सुप्रीम कोर्ट के जज JB बाडिया। लेकिन बाडिया बीडी त्यागी को नहीं जानते और सभी को यही लग रहा था कि बाडिया त्यागी को कैसे सपोर्ट करेगा और कैसे रेफरेंस कार्ड पर साइन करेगा। अब हम सुजाता को देखते हैं। सुजाता चाहती है कि उसका खुद का चैम्बर हो, भले ही वो केस नहीं लड़ती है, लेकिन मुंशी जी उसे समझाते हैं कि पहले तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत सारी मेहनत करनी होगी,
होगी, तब जाकर तुम्हें खुद का चैम्बर मिल सकता है। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एडवोकेट बगई आता है और वो सुजाता के हाथ में 2000 रुपए थमाता है और कहता है कि तेरे क्लाइंट ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए ही दिए हैं, जबकि उसे ऐसा लग रहा था कि बगई उससे 2 लाख रुपए चार्ज करेगा और बदले में उसे 20,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब त्यागी जो है वो बाडिया से मिलने की तैयारी कर लेता है, लेकिन बाडिया जो है वो बहुत बड़ा जज है और वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता है। यहाँ पर त्यागी उनके सामने आता है, लेकिन बाडिया उन्हें अनदेखा करके सीधे निकल जाता है। ये देखकर त्यागी बहुत अच्छे से समझ जाता है कि बाडिया जो है वो इतने आसानी से नहीं मानने वाला है। तो यहाँ पर त्यागी एक प्लान बनाता है और अब वो बाडिया को एक आर्टिकल के द्वारा मनवाएगा जो कि पूरा इंग्लिश में होगा। अब बिस्वास अनन्या को सुजाता के पास ले जाता है और बिस्वास सुजाता से कहता है कि अनन्या काम सीखना चाहती है, अगर उसे यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और अनन्या के इरादे जो थे वो बहुत ही ज्यादा नेक थे, मतलब कि गरीबों के लिए फ्री में काम करना। ये देखकर सुजाता को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और अनन्या फ्री में काम करने का बोल रही है। अगर ऐसा होगा तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए सुजाता अनन्या को पार्किंग में एक टेबल दे देती है और कहती है यहाँ पर बैठकर खूब फ्री में काम करो। दूसरी तरफ त्यागी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो आर्टिकल कैसे लिखेगा, क्योंकि उसके चैम्बर में इतना इंटेलिजेंट कोई नहीं है कि वो आर्टिकल को अच्छे से इंग्लिश में लिखवा सके। उसके 2 असिस्टेंट जरूर है, लेकिन वो इंग्लिश को हिंदी की तरह लिखते हैं। तो त्यागी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आर्टिकल को किस तरह से लिखे, क्योंकि उसे ऐसा आर्टिकल लिखना है कि वो बाडिया की नजरों में जाए और एक बार पढ़ने के बाद वो उसके रेफरेंस कार्ड पर साइन कर दे। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर अनन्या आती है और वो इंग्लिश में गालियां बकते हुए आती है और यहाँ पर त्यागी को बहुत सुनाती है। लेकिन ये देखकर त्यागी उसके ऊपर भड़कता नहीं है, बल्कि उसकी इंग्लिश को सुनने लगता है और उसे अब यकीन हो जाता है कि अनन्या ही उसका काम कर सकती है। और अनन्या का कहना यह था कि वो हार्वर्ड से पढ़ाई करके आई है और उसे यहाँ पर एक छोटी सी जगह भी नहीं मिल सकती है। तब त्यागी उससे कहता है कि एक काम करो, अगर तुम मेरे लिए एक छोटा सा आर्टिकल लिखती हो तो बदले में मैं तुम्हें जगह दिलवा दूंगा। जिसके बाद अनन्या भी मान जाती है और फिर खूब स्टडी करने के बाद वो त्यागी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल लिख देती है। और यहाँ पर जैसे ही त्यागी के पास वो आर्टिकल पहुंचता है तो वो अगले दिन उसे अखबार में छपवा देता है, जो कि बहुत ही अच्छा लिखा था। ये देखकर यहाँ पर त्यागी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि बाडिया इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद बहुत खुश हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सुजाता आती है और वो सुजाता से कहता है कि अनन्या को तुम्हारे बाजू में टेबल दिलवाना होगा। अगर वो ऐसा करती है तो वो दिल्ली बार एसोसिएशन का जब प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो उसे चैम्बर दिलवाएगा। और अब ये सुनकर सुजाता भी बहुत खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद सुजाता अनन्या के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने जो आर्टिकल लिखा है त्यागी ने उसे अपने नाम पर अखबार में निकलवा दिया है। ये देखकर अनन्या को बहुत दुख होता है। अब थोड़ी देर के बाद सुजाता के पास उसका क्लाइंट आता है और वो उससे कहता है कि एडवोकेट बगई जो है वो बहुत महंगा है, उसने उससे 3 लाख रुपए ले लिए हैं और बदले में अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है। ये सुनने के बाद सुजाता समझ जाती है कि एडवोकेट बगई ने उसे चीट किया है, क्योंकि उसने तो बताया था कि उसने क्लाइंट से सिर्फ 20,000 रुपए लिए हैं, बल्कि उसने तो 3 लाख रुपए ले लिए हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, जहां पर त्यागी जो है वो एक होटल में था और वो यहाँ पर बाडिया से मिलता है। और बाडिया अब यहाँ पर त्यागी को देखकर पहचान लेता है कि उसने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होने लगती है। अब सुजाता अनन्या से मिलती है और वो अनन्या से कहती है कि मैं तुम्हें अपने बाजू में टेबल दूंगी और साथ ही मैं तुम्हें केस भी दिलवाऊंगी। वो उसने इसलिए किया क्योंकि एडवोकेट बगई ने जो किया है वो अनन्या श्रॉफ कभी भी नहीं करेगी। दूसरी तरफ त्यागी ने बाडिया से साइन करवा लिया था, जो कि त्यागी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये देखकर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि महेंद्र फूरे, जो कि अपनी साइड से इलेक्शन में किसी को भी खड़ा नहीं कर रहा था, लेकिन अब उन्हें मालूम चलता है कि महेंद्र फूरे खुद इस इलेक्शन को लड़ने वाला है। ये देखकर त्यागी जो है वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि महेंद्र फूरे भी एक बहुत ही जाना माना वकील है और अब टक्कर जो है वो कड़ी होने वाली थी। अब अगले दिन त्यागी जो है वो अपना नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहा होता है। अब नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद त्यागी जब वापस आ रहा होता है तभी वो देखता है महेंद्र फूरे को, जो कि एक विशाल गैंग के साथ नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहा था। तो महेंद्र फूरे का दबदबा जो है वो अब पूरी तरह से बढ़ने लगा था और ये प्लानिंग दरअसल में त्यागी ने भी की थी, लेकिन वो चाहता था कि वो शांति से ये काम करे। दूसरी तरफ अनन्या हार्वर्ड से जब से यहाँ पर आई है अभी तक उसे अपना पहला केस नहीं मिला है
और वो चाहती है कि उसे जल्द से जल्द पहला केस मिल जाए। इसलिए सुजाता कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस है जिनमें वकील यहाँ पर नहीं पहुँचता है या फिर वो इन केसों को छोड़ देता है, तो इनमें तुम्हें कोई ना कोई केस तो मिल ही जाएगा जिसका कॉन्टेक्ट तुम बिस्वास से ले लेना। तो अनन्या बिस्वास से उन क्लाइंट के नंबर मांगती है जिन्हें तारीख पर तारीख मिल रही है, क्योंकि उनके वकील जो है वो कोर्ट नहीं पहुँचते हैं। तो यहाँ पर बिस्वास उन्हें बहुत सारे नंबर दे देता है। और यहाँ बीडी त्यागी के पास एक और प्रॉब्लम चल कर आ चुकी थी। महेंद्र पुरी ने दरअसल में कंप्लेंट कर दी है। रूल्स के मुताबिक बीडी त्यागी का नेम प्लेट जो है वो नॉर्मल नेम प्लेट से बड़ा है। इसी वजह से त्यागी के ऊपर एक कमेटी बैठी जाती है और अगर वो उसमें दोषी पाया जाता है तो यहाँ पर त्यागी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद त्यागी जो है वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, लेकिन त्यागी जो है वो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेगा। यहाँ अनन्या जो है वो एक ऐसे क्लाइंट से मिलती है जिसे 3 साल से सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती आ रही है, क्योंकि वकील जो है वो कोर्ट में नहीं आता है, जिस वजह से क्लाइंट को ही जज साहब से तारीख मांगनी पड़ती है। इसलिए अनन्या उससे कहती है कि तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी। बस उसे एडवोकेट मंगल धीमा से बात करनी थी, जिसका एड्रेस भी उसे मिल चुका था। फिर ज्यादा देर ना करते हुए अनन्या जो है वो मंगल धीमा के पास पहुंच जाती है। जैसे ही अनन्या वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि मंगल धीमा का दरअसल में कुछ और काम भी है और वो यहाँ पर एक छोटा सा पार्लर चलाते हैं और उनका कहना यह है कि एडवोकेट तो उनका साइड का काम है, उनका मेन काम तो पार्लर ही है। मंगल धीमा यहाँ पर अनन्या को बताता है कि उसने बहुत सारे केस अधूरे ही छोड़ दिए हैं और उसके पास ऐसे बहुत सारे केस है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पर केस के 20,000 रुपए चार्ज करेगा। ये सुनने के बाद वो मंगल धीमा की कंप्लेंट करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो उनका मानना ये है कि वो क्लाइंट को गुमराह कर रहा है, जिस वजह से क्लाइंट को नुकसान हो रहा है और ना ही उन्हें इंसाफ मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंप्लेंट सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, एक तो क्लाइंट और दूसरा जज, इसलिए ये लोग तो कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। अब वो लोग फिर से मंगल धीमा के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बिस्वास जो है वो उसे कुछ लालच देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम इसे सारे केस दे दो तो ये तुम्हारा फ्री में पार्लर का प्रमोशन कर देगी। तो मंगल धीमा कहता है कि हमारे पार्लर में कटरीना कैफ नहीं बल्कि विद्या बालन फेमस है, इसलिए कोई विद्या बालन हो तो बताओ। तो विद्या बालन भी है उनके पास और वो है सुजाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक कमेटी बैठी थी यहाँ पर बीडी त्यागी के खिलाफ। यहीं पर महेंद्र फूरे भी मौजूद था और भी बहुत सारे वकील मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बीडी त्यागी आता है और उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि उसका नॉर्मल नेम प्लेट से बड़ा नेम प्लेट है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर बीडी त्यागी जो है वो पूरी तैयारी कर आया था। वो उन्हें समझाता है कि मेरा नेम प्लेट नहीं है बल्कि वो तो मेरा लोगो है और रूल्स के मुताबिक आपको मालूम होगा कि लोगो आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं। और त्यागी यहाँ पर बार काउंसिल की कमेटी में साबित कर देता है कि वो उसकी नेम प्लेट नहीं बल्कि लोगो है, जिस वजह से त्यागी के ऊपर अब कोई भी आरोप नहीं लगते हैं और इस तरह से वो यहाँ पर जीत जाता है। और महेंद्र पुरी की एक और कोशिश नाकामयाब रहती है। बाहर आने पर वो लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और खूब नाचते हैं और यहीं पर महेंद्र फूरे भी मौजूद था। जिस तरह से त्यागी की जीत हुई उसी तरह से अनन्या की भी अब जीत होने वाली थी, क्योंकि उसे अपनी लाइफ का पहला केस मिल चुका था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। जैसे ही वो अगले दिन अपना केस लड़ने के लिए जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस क्लाइंट ने दूसरा वकील हायर कर लिया है। ये देखने के बाद तो अनन्या पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो एडवोकेट यहाँ पर अनन्या को बताता है कि किसी अनन्या श्रॉफ ने मंगल धीमा के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, तो अब अनन्या श्रॉफ जो है वो इस केस को नहीं लड़ सकती है। तो इस तरह से अनन्या श्रॉफ के हाथों से एक और केस छिन जाता है, जबकि उन लोगों ने इसके लिए क्या क्या किया। जबकि सबसे ज्यादा तो सुजाता ने सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि उसने अपना एक अश्लील पोस्टर जो है वो मंगल धीमा के पार्लर में छपवाया था। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि हम कोर्ट के बाहर बहुत सारे गुनहगारों और बहुत सारे वकीलों को देख पाते हैं। लेकिन तभी अचानक से पेड़ के ऊपर से नोटों की बारिश होने लगती है और दरअसल में ये बारिश कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा बंदर कर रहा होता है। दरअसल में उस बंदर ने एक वकील का बैग छीन लिया था और उस बैग में 4 लाख रुपए रखे हुए थे और उस बंदर ने पेड़ के ऊपर बैठकर उन सारे नोटों की बारिश करा दी थी। तो अब ये कोर्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इसलिए उस बंदर को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और सभी अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि आखिर इस बंदर का करना क्या है, क्योंकि ये अक्सर लोगों को परेशान करता है
और लोगों की चीजें छीनकर भाग जाता है। तो त्यागी जी ने एक छोटा सा जुगाड़ निकाला था। यहीं पर शंभू नाम का एक छोटा सा क्लर्क था, वो यहाँ पर चिंपांजी के रूप में आता है और ये दरअसल में त्यागी जी ने बनवाया था। वो यहाँ पर जज साहब से कहता है कि बंदर जो है वो चिंपांजी से बहुत डरते हैं, अगर हम शंभू को चिंपांजी के रूप में रख लें तो बंदर यहाँ पर कभी नहीं आएंगे और वो शंभू को देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जज साहब उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पर त्यागी जी कहते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम कोर्ट में हड़ताल करेंगे। दूसरी तरफ अनन्या को हम एक क्लाइंट के साथ देख पाते हैं। दरअसल में जो क्लाइंट है वो एक किसान है और बैंक के पैसे ना भरने के कारण बैंक जो है वो उस किसान की खेती काट रही है, मतलब कि गेहूं की कटाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर अनन्या उससे कहती है कि हम जल्दी कोर्ट पहुंचकर आपकी कटाई पर स्टे लगवा देंगे। लेकिन जब वो लोग कोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर तो हड़ताल शुरू हो चुकी है, जिस वजह से अब वो कोई भी स्टे नहीं लगवा पाएंगे। यहाँ कोर्ट के अंदर त्यागी जी और बिस्वास जज साहब के सामने बहुत सारे जुगाड़ बता रहे थे ताकि वो लोग बंदर को बता सके। यहाँ पर बिस्वास ने हाल ही में शेर की पोटी लेकर आया है, क्योंकि बंदर जो है वो शेर की पोटी को सूंघकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें शेर की बहुत सारी पोटी की जरूरत पड़ेगी और हम उस पोटी को हर एक कमरे में लटका देंगे, जिसके बाद बंदर यहाँ पर कदम भी नहीं रखेंगे। लेकिन इसकी वजह से तो कोई इंसान भी उस कमरे में कदम नहीं रखेगा, क्योंकि शेर की पोटी बहुत ही बदबूदार होती है। तो ये रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अनन्या जो है वो सुजाता दीदी के पास जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे पहली बार कोई केस मिलने जा रहा है, तो अगर तुम ये हड़ताल बंद कर दो तो मैं उस केस पर काम कर पाऊंगी। तो सुजाता उससे कहती है कि अपना काम छोड़कर स्ट्राइक में शामिल हो जाओ, लेकिन अनन्या मना कर देती है। तो सुजाता उससे कहती है कि जो भी स्ट्राइक में शामिल होने से मना कर रहा है हम उसका सर मुंडवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग अनन्या के साथ बुरा नहीं कर सकते थे, इसलिए अनन्या का जो क्लाइंट था वो लोग उसे ट्रक में बंद कर देते हैं। जिसके बाद अनन्या जो है वो बिस्वास के पास जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पास बड़ी मुश्किल से कोई क्लाइंट आया है। लेकिन बिस्वास यहाँ पर उसे बताता है कि वो अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, उसे इस स्ट्राइक को किसी भी हालत में हटाना है। तो बिस्वास ने यहाँ पर एक कुत्ते को शेर के रूप में बदल दिया था। अब क्योंकि बंदर शेर से भी डरते हैं इसलिए उन्हें ये करना पड़ा, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो जाता है। अब अनन्या की बात कोई भी नहीं सुन रहा था, इसलिए अनन्या कुछ लोगों को अपने साथ लेकर स्ट्राइक को रोकने के लिए नारे वगैरह लगाने लगती है। लेकिन वो लोग बहुत कम थे, इसलिए उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। दूसरी तरफ जज साहब ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार उन्हें करना क्या है, इसलिए वो यहाँ पर शंभू को बुलाते हैं जो कि चिंपांजी के रूप में बना हुआ था। वो शंभू से कहते हैं कि आखिर तुम चिंपांजी बनकर क्या करोगे। तो शंभू बताता है कि मैं चिंपांजी बनकर पूरे अदालत में घूमूंगा और सारे बंदरों को यहाँ से डरा कर भगा दूंगा। और अब क्योंकि जज साहब के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो इसी पर विचार करते हैं और बाहर आकर वो इस चीज का डिसीजन भी लेते हैं। दरअसल में उन लोगों ने शंभू को यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट मतलब कि एक सरकारी नौकरी दे दी थी बंदर को भगाने के लिए। और इस स्ट्राइक के पीछे त्यागी जी का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि उनके कहने पर ही ये स्ट्राइक हुई थी और अगर वो मना कर देते तो ये स्ट्राइक नहीं होती। तो इस चीज से सभी को ये चीज साबित हो जाती है कि त्यागी जी इस इलेक्शन के लिए दावेदार हैं। दूसरी तरफ अनन्या अपने क्लाइंट से कहती है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन उसका क्लाइंट कहता है कि मुझे तो शुरू से ही मालूम था कि कुछ नहीं होने वाला है, बस आपको ही नहीं मालूम था। अब आगे एक वकील जो है वो कुछ पैसे लेके बंदर के पास जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शंभू मतलब कि चिंपांजी को छोड़ दिया जाता है उन बंदरों के पीछे। और बंदर जो है वो शंभू मतलब कि चिंपांजी को देखकर यहाँ से फौरन दफा हो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। और 4th एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर कि हम बगई जी को देख पाते हैं और बगई जी अपने क्लाइंट को बता रहे होते हैं कि वो एडवोकेट जेटली जी को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, वो उनके लिए एक आदर्श के रूप में है। और यहाँ पर जो उसके क्लाइंट है वो पास ही के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं और बगई जी उन्हें ढेर सारा पैसा देकर झोपड़पट्टी छोड़ने के लिए कह रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर त्यागी जी आ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सुजाता के पास एक और क्लाइंट आता है और वो बताता है कि उसका गोलू जो है वो हेमलता को गंदी गंदी गालियां देती है, जिस वजह से उसने मोलेस्टेशन का केस जो है वो गोलू के ऊपर ठोंक दिया है। तो सुजाता उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि इस केस को तो वो खुद ही संभालेगी। अब तक वो सारे केस जो है वो किसी और वकील को देते हुए आई है, लेकिन ये केस तो वो खुद ही संभालने वाली है। लेकिन यहाँ पर सुजाता को मालूम चलता है कि गोलू दरअसल में कोई लड़का नहीं है बल्कि एक तोता है और वो तोता ही हेमलता को गंदी गंदी गालियां देता है। लेकिन फिर भी सुजाता ये केस लड़ने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बगई जी दरअसल में जेटली के कहने पर उन झोपड़पट्टी वालों को पैसे दे रहे थे, लेकिन त्यागी जी कहते हैं कि हमारी भी कोई इज्जत है
और तुम्हें ये नहीं करना होगा और तुम्हें जेटली सर के ऑपोजिट खड़ा होना होगा और जीत की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। और वहाँ विश्वास का लगन तय होने वाला था उसी के ऑफिस में। उसे देखने वाले लड़की वाले आए थे और ऑलमोस्ट उनकी बात पक्की भी हो चुकी थी। वो लोग तो ऑलमोस्ट शादी तक पहुंच चुके थे और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर अनन्या आ जाती है और वो विश्वास से हेलो के तौर पर गले लग जाती है। लेकिन ये देखकर वर्षा को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और उसे अनन्या को लेकर जलन होने लगती है और वो अब उससे कहती है कि वो शादी अभी नहीं करना चाहती है और उसे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। दूसरी तरफ त्यागी जी ने अपनी सारी प्लानिंग कर ली होती है और तभी यहाँ पर कोर्ट में एंट्री होती है त्यागी जी की, जो कि किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। त्यागी जी भी उससे हाथ मिलाते हैं, लेकिन जेटली जी यहाँ पर उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उनका कोट भी बहुत ही शानदार था। यहाँ तक कि जेटली जी के तो जज साहब भी फैन होते हैं, वो भी उनकी वीडियो बना रहे होते हैं। तो कोर्ट में आते ही सबसे पहले जेटली जी इस केस को खत्म करना चाहते थे, लेकिन बगई जी उनसे कहते हैं कि तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनने वाला है, क्योंकि उन्होंने गलत वकालतनामा फाइल किया है। इसमें एसोसिएट काउंसिल का नाम तो है, लेकिन जेटली सर का नाम नहीं है। ये देखकर जेटली सर कहते हैं कि वो वकालतनामा पर बाद में साइन करवा कर भिजवा देगा, लेकिन जज साहब कहते हैं कि वो 12 बजे तक लेकर आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर विश्वास जो है वो वर्षा को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके और अनन्या के बीच में कुछ भी नहीं है। वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि अनन्या उसकी क्रश है, लेकिन वो और उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि वो उसकी औकात के बाहर है। अब दूसरे कोर्ट में तोते वाला केस शुरू होता है। जैसे ही तोते को सामने लाया जाता है और जब वो हेमलता को देखता है तो यहाँ पर वो तोता हेमलता को देखकर गंदी गंदी गालियां देने लगता है और ये देखकर पीबी सर जो है वो जज साहब से कहते हैं कि इस तरह से गाली देने के कारण 509 की धारा के तहत जो भी इसका मालिक है उसे सजा होनी चाहिए। और सुजाता को उसके क्लाइंट ने नहीं बताया था कि जिसे वो गाली देता है वो उसकी चाची है, जिस वजह से उसे एडजर्नमेंट लेना पड़ता है। अब 12 बजे के बाद जेटली सर वकालतनामे पर साइन कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर बगई सर पहले से ही तैयार थे और उनके पास एक और इक्का था और वो इक्का है एफिडेविट। दरअसल में 14 फरवरी को जेटली सर के क्लाइंट वेदांत नागराज ने उस पर साइन किया था, लेकिन यहाँ पर उनके पास सबूत है कि 14 फरवरी को वेदांत नागराज जो है वो यहाँ पर थे ही नहीं और यहाँ पर जेटली सर को एक फ्रॉड के रूप में दिखाया जा रहा था। जज साहब भी उनकी बातों से सहमत होते हैं और वो यहाँ पर जेटली सर से कहते हैं कि एक अपॉलॉजी लेटर जो है वो मेरे केबिन में छोड़ जाना। यहाँ दूसरी तरफ सुजाता को बहुत ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि कोर्ट रूम में उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए वो फुल कॉन्फिडेंस में वापस जाती है। और यहाँ जेटली सर को बहुत अच्छे से मालूम चल गया था कि इन सब के पीछे त्यागी जी का हाथ है, क्योंकि जज साहब भी अब घर जा चुके हैं क्योंकि उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो रही थी और गैस राजमे की वजह से हो रही थी और त्यागी जी ने खासकर आज राजमे बनवाए थे। तो त्यागी जी जेटली सर से कहते हैं कि मुझे आपसे 3 फेवर चाहिए, जिसके बाद आप इस केस को भूल जाना। पहला फेवर तो ये कि ये कोर्ट आपने कहाँ से खरीदा, दूसरा कि आपके साथ के बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो कि इलेक्शन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी के पास एक मेल भेजें। और यहाँ पर त्यागी जी अपना तीसरा फेवर भी बताते हैं, लेकिन वो फेवर क्या है ये हमें बाद में मालूम चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि विश्वास यहाँ पर अनन्या की कार लेकर आता है जो कि 1.5 करोड़ की है और वो वर्षा के पापा को चलाने को कहता है, लेकिन वर्षा के पापा कहते हैं कि ये उसकी औकात के बाहर है, इसे तो मैं चलाने की सोच भी नहीं सकता। जिस पर कि विश्वास वर्षा से यही बात कहता है कि अनन्या जो है वो उसकी औकात के बाहर है और वो उसके साथ होने का कभी सोच भी नहीं सकता है। उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वर्षा भी अब उसकी बात से सेटिस्फाइड हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ कोर्ट रूम में हम देखते हैं सुजाता को, जो कि जज साहब से कहती है कि तोता इतना समझदार नहीं है कि वो किसी को भी मुंह उठाकर गाली दे दे। वो चुपचाप जो भी सुनता है वो सुनकर ही वो लोगों को गालियां देता है, जिस वजह से ना तो तोते की गलती है और ना ही अपने क्लाइंट की। जिस पर कि जज साहब भी उसकी बात मान जाते हैं और ये केस जो है वो सुजाता जीत जाती है। और आगे हमें मालूम चलता है त्यागी जी का तीसरा फेवर, जिसमें था एक सेल्फी, और उस सेल्फी में जेटली सर त्यागी सर के एक बहुत बड़े फैन लग रहे थे। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि हम त्यागी को इलेक्शन का प्रचार करता हुआ देख पाते हैं। उसके साथ बहुत सारे लोग भी शामिल थे और साथ ही दूसरी तरफ हम महेंद्र फूरी को भी देख पाते हैं जो कि अपने इलेक्शन के चुनाव में विजयी था और वो भी खूब तैयारी कर रहा होता है।
लेकिन तभी यहाँ पर हम तीसरे कैंडिडेट को देख पाते हैं जिसका नाम सागरिका है और उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और ये बात उसे भी मालूम है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर त्यागी जी की बोट काटने के लिए आई है और थोड़ी बहुत महेंद्र फूरे की भी, लेकिन नुकसान तो ज्यादा त्यागी जी को ही होने वाला है। अब आगे हम देखते हैं झिलमिल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ पर कि महेंद्र फूरे का दबदबा है। यहाँ पर उनका प्रचार चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक वकील और पुलिस वाले के बीच में झगड़ा हो जाता है और देखते ही देखते ये मैटर जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है। जबकि अभी तक त्यागी जी झिलमिल कोर्ट में अपना प्रचार करने नहीं आए हैं और झिलमिल कोर्ट में 1200 वकील है और उनका यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि जब तक कि ये केस नहीं सुलझ जाता तब तक यहाँ पर कोई भी प्रचार नहीं होगा। तो त्यागी जी जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें भी चुपचाप वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पर त्यागी जी जज साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उसे झिलमिल कोर्ट में प्रचार करना ही होगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक वकील और पुलिस वाले के बीच में वो केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम सुजाता को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास जाती है जिनके सारे केस त्यागी जी ही संभालते हैं। दरअसल में सुजाता चाहती है कि वो सागरिका को रोके कि वो इस इलेक्शन में भाग ना ले, इसलिए वो उनसे यहाँ पर मदद लेने के लिए आई थी और वो भी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब वो लोग सागरिका के पास जाते हैं। दरअसल में वो लोग सागरिका की बिरादरी वाले थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद सागरिका उनकी बात मान जाएगी, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि वो इलेक्शन से अपना नाम वापस ले ले। लेकिन सागरिका ये बात सुनकर भड़क जाती है और चप्पल लेकर उनके पीछे पड़ जाती है। ये सारी चीज़ें सुनकर सुजाता को बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि उसने सालों से सपना देखती आई है कि उसका खुद का एक चैम्बर हो और अगर त्यागी जी जीतते हैं तभी ये सपना उसका पूरा हो पाएगा। अब यहाँ त्यागी जी को आखिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनके हाथ से अब बाजी निकलती हुई नजर आ रही थी। इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं और वो पुलिस और वकील के उस केस में पुलिस का केस ले लेते हैं। जैसे ही वो झिलमिल कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर त्यागी जी के खिलाफ नारे लगने शुरू हो जाते हैं। सभी को ऐसा लग रहा था कि त्यागी जी बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए सारे वकील उनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर त्यागी जी का एक प्लान था और वो कोर्ट में आकर वकील की ही साइड हो जाते हैं और अपनी पैम्पलेट वगैरह पूरे कोर्ट में छाप देते हैं और यहाँ पर वो वकील की साइड लेकर एक सॉलिड स्पीच दे देते हैं, जिसके बाद उनके नारे लगने लगते हैं और सभी लोग त्यागी जी को ही समर्थन देने लगते हैं। दरअसल में त्यागी जी का ये प्लान था कि वो किसी तरह से बस झिलमिल कोर्ट में घुसना चाहते हैं। वहां पर घुसने के बाद तो वो किसी तरह से अपना प्रचार कर ही लेंगे। जिसके बाद हम सुजाता को देख पाते हैं। सुजाता के पास सागरिका का कॉल आता है। सागरिका को हाल ही में मालूम चला है कि त्यागी जी ने पुलिस का केस लिया है और ये देखकर सागरिका को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए उसने इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया था। ये बात जब सुजाता त्यागी जी को बताती है तो त्यागी जी भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब सभी को ऐसा ही लग रहा था कि त्यागी जी को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब आगे 6 एपिसोड की शुरुआत में हम सुजाता और अनन्या को देख पाते हैं जो कि जेल में जाते हैं, क्योंकि दरअसल में यहाँ पर वो एक क्लाइंट की शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जिस आदमी की शादी करवाने वाले हैं उसकी होने वाली पत्नी जेल में है, या फिर कहें सुधार गृह में है। लेकिन यहाँ की वार्डन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। वो उस लड़की को पैरोल नहीं देना चाहती है क्योंकि उसे आजीवन कारावास है, इसलिए रूल्स के मुताबिक वो यहीं पर उसकी शादी करवाएंगे और यही रूल है और उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन अनन्या और सुजाता चाहते थे कि उन्हें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं होने दे सकते। अब वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं जिसकी शादी होने वाली है, लेकिन वो भी इनकार कर देती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। पहले शादी खुले में हुआ करती थी और दोनों पति पत्नियों को कुछ टाइम भी दिया जाता था सुहागरात मनाने के लिए, लेकिन अब तो शादी ऑफिस में होती है और शादी होते ही वो लोग हमें जेल में डाल देते हैं। वो कहती है कि ऐसी शादी से क्या मतलब जिसमें सुहागरात ना हो, जिसके लिए अनन्या भी एग्री करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्यागी जी के घर पर एक जज साहब आए थे और वो जज साहब दरअसल में त्यागी जी के पिता हैं, जो कि उसके साथ नहीं रहते हैं और साथ ही पूरी दुनिया को भी ये बात नहीं मालूम है कि त्यागी जी के कोई पिता है और वो एक जज साहब है। तो त्यागी जी का पिता का अक्सर यहाँ पर आना जाना होता है और त्यागी जी के पिता यहाँ पर त्यागी जी को बहुत ही गहरी गहरी बातें बोलते हैं कि आखिर जज साहब की वैल्यू क्या है और उन्हें किस तरह से डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ सुजाता और अनन्या ने वार्डन के सामने एक प्लान बना लिया था
और इस प्लान को दरअसल में त्यागी जी ने तैयार किया है। तो वो लोग शादी के लिए मान जाते हैं और ऑफिस में ही शादी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनन्या और सुजाता चाहते हैं कि दुल्हन की एक डिमांड है और वो डिमांड ये है कि वो बंगाली गेटअप में शादी करना चाहती है। लेकिन बंगाली गेटअप में तो बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मेकअप वगैरह में कम से कम आधे घंटे लगते हैं। तो इसके लिए भी वो लोग मान जाते हैं। तो इस तरह से वो तैयार होने लगती है। लेकिन जैसे ही कांस्टेबल अंदर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर वो औरत है ही नहीं। दरअसल यहाँ तो सुजाता है और वो औरत जो है वो अपने होने वाले पति के साथ बाथरूम में थी और वो वहाँ पर सुहागरात मना रही होती है। और यही सुजाता और अनन्या का प्लान भी था। जैसे ही वो बाहर आते हैं अपनी सुहागरात कंप्लीट करने के बाद, तो वो लोग शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहां पर कि त्यागी जी ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। अब बस अगले दिन वोट डालने थे और काउंट भी कल ही हो जाएंगे। और अब यहाँ पर सुजाता को भी ऐसी लग रहा था कि वो जीतने वाले हैं, इसलिए वो चैम्बर की तैयारी करने लगी थी। तो इलेक्शन खत्म हो जाते हैं और अब वोटिंग की काउंटिंग शुरू होने लगती है, जहाँ पर कि बहुत सारी पब्लिक उमड़ आई थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि त्यागी जी जीतेंगे और बहुत सारों को ऐसा भी लग रहा था कि महेंद्र फूरे जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल था। तो यहाँ पर बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर बताते हैं कि आखिर कौन जीता है। और यहाँ पर जीत दरअसल में महेंद्र फूरे की होती है। और ये देखकर त्यागी जी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो चंद वोटों से हार गए थे। जिसके बाद टॉयलेट में उन्हें महेंद्र फूरे मिलता है। लेकिन वो यहाँ पर त्यागी जी से उल्टी सीधी 2 बातें बोल देता है जो त्यागी जी सहन नहीं कर पाते हैं और वे उसके ऊपर हमला बोल देते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद उनका दोस्त मोंटी आता है और वो भी उन्हें मारने लगता है। देखते ही देखते यहाँ पर त्यागी जी के सभी लोग आ जाते हैं और वो महेंद्र फूरे को बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो दिल्ली बार का प्रेसिडेंट बन चुका है, तो अब महेंद्र सभी के लाइसेंस छीन सकता है। इसलिए यहाँ पर त्यागी जी कहते हैं कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। लेकिन तभी एक जज साहब का त्यागी जी के पास कॉल आता है और वो यहाँ पर त्यागी जी को जज बनने का मौका देते हैं। दरअसल में उन्होंने त्यागी जी को ऑफर दिया था, क्योंकि वो त्यागी जी के काम से इम्प्रेस हो गए थे। इसलिए अब त्यागी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जज बने या फिर नहीं। इसलिए वो मुंशी जी से भी ये बात पूछते हैं। लेकिन मुंशी जी कहते हैं कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, क्योंकि ये डिसीजन तुम्हारा है। जिसके बाद त्यागी जी अपने दोस्त की भी राय लेते हैं। तो दोस्त कहता है कि तुम्हें जज बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जज बन गए तो तुम्हारी रिस्पेक्ट और ऊंची पहुंच जाएगी। कुछ जजों से भी मिलने के बाद त्यागी जी फैसला लेने वाले थे कि वो जज बन जाएंगे। लेकिन पैसा तो वकील में ज्यादा मिलता है। तुम जितना महीने में कमा लोगे उतना पैसा जज 1 साल में कमाता होगा, और जज एक ही जगह बैठकर सिर्फ बोर होता रहता है। इसलिए अब त्यागी जी डिसीजन लेने वाले थे कि वो जज नहीं बनेंगे। लेकिन बाहर आकर वो मिलते हैं जज बैसला जी से और वो यहाँ पर उनसे बोलते हैं कि वो जज नहीं बनने वाला है। उसके पास ऑफर आया था लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर बैसला जी उसे समझाती है और समझाते हुए कहती है कि आखिर जज की पावर क्या होती है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो उन्हें डायरेक्ट कोर्ट के अंदर ले जाती है और वो कहती है कि जज आखिरकार होता क्या है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जज के पास पावर तो होती है फैसला लेने की, लेकिन वो सच और गलत को नहीं समझ पाता। कभी कभी सबूत ऐसे होते हैं कि उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन वो भी गलत हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पास पावर है कि तुम गलत और सही को पहचान पाते हो, क्योंकि तुम भी तो वकील रहे हो। इसलिए यहाँ पर त्यागी जी जो है वो अपना फैसला लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो जज बनेंगे। वो अगले ही दिन जज बनने के सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं और वो यहाँ पर अब पूरी तरह से जज बन चुके थे। उन्होंने अपने पिता का दिया हुआ कड़ा भी हाथ में पहना हुआ था। जिसके बाद सभी लोग त्यागी जी की इज्जत करने लगते हैं और जैसे जैसे सारी पोस्ट का उन्होंने वादे किया था वो सभी को दे देते हैं। जैसे सुजाता को चैम्बर दे दिया गया था और सभी का प्रमोशन हो चुका था, और अनन्या भी अब सुजाता के पास काम करने लगी थी जो कि वो करना चाहती थी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और ये वेब सीरीज भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।